Good morning, class. All of you, good morning. Good morning, sir. Good morning, Good बेटा. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good good morning, morning. sir. आप सबको गुड मॉर्निंग, बहुत sir. बहुत 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 सुप्रभात. और आप लोगों की पहली क्लास तो साइंस की थी आज. ओके? आप लोगों की पहली क्लास बेटा साइंस की. लेकिन आपको पढ़ना क्या है? No, sir. हाँ. Sir, maths की. अच्छा, मैथ्स की थी पहली क्लास. तो बेटा मैथ्स की टीचर तो आपकी आई नहीं है, तो इस क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं. ओके? हिंदी हम लोग अपनी जो क्लास होगी 11:10 उसमें भी पढ़ेंगे, और अभी वाली जो क्लास हो रही है इसमें भी पढ़ लेते हैं. ठीक? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवाइज कर लेते हैं. और अब तक हमने पढ़ा क्या है? संधि. अब तक हमने क्या पढ़ा व्याकरण में? संधि पढ़ी है, उपसर्ग पढ़े हैं और प्रत्यय पढ़े हैं. और एक और हम लोग ने पढ़ा है अनेकार्थक शब्द. क्या पढ़ा है? अनेकार्थक शब्द. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. अब आप लोग सुनिए केवल. Good morning, sir. ठीक? आपकी छुट्टी जो मैथ की मैम है वो आज नहीं आई है किन्हीं कारणों से, तो ये क्लास हमने सोचा हम ले लें और आप लोगों का जितना पढ़ाए हैं उतना रिवीजन भी करा दें. आप लोगों की फायदा होगा. कम से कम उसी बहाने कुछ जो चीज़ें भूली होंगी वो आपको याद हो जाएंगी. ओके? Sir, आपने हमें हिंदी लिटरेचर पढ़ाएंगे? लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे बच्चों. लिटरेचर नहीं पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं हिंदी का, क्योंकि आपकी मैम मैथ वाली नहीं आई है. तो हम कहें कि आप लोगों का रिवीजन करा दें, और रिवीजन कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आ जाएगा जो चीजें आप भूल. क्या बेटा? Sir, substitution है. हाँ, सब्स्टिट्यूशन है. ये हिंदी का सब्स्टिट्यूशन, ये मैथ की सब्स्टिट्यूशन में हिंदी आपको पढ़ना है. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था संधि. आपको याद होगा हम लोगों ने पहले पढ़ा था बेटा संधि. संधि में क्या कहता है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं. इसकी परिभाषा क्या थी कि वर्णों. Sir, तुमने ask the question. वो बाद में देखा जाएगा बेटा. पहले पढ़ो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप रिवीजन करो. वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं. संधि कहते हैं. जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी की रिवाइज हम करेंगे. कुछ अलग से नया हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने जा रहे हैं. जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, संधि पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, तो उसी को रिवाइज कर लेंगे. तो हम लोगों को जो चीजें भूली होंगी, जो चीजें हम न पढ़ पाए होंगे या जो छूट रही होंगी वो रिवाइंड हो जाएंगे हमको. ठीक? तो संधि की परिभाषा यही थी कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं. हमने आपको उदाहरण बताया था हिमालय. हिमालय में हमने क्या बताया था? हिमधन आलय. हिमधन आलय. इसमें बताया था कि म को निकालेंगे, म व्यंजन है, आधा निकलेगा, इसमें से अ बचेगा, और आ जो है इसका प्रथम अक्षर है और अंतिम अक्षर है. तो आ और अ मिला के आ बनाएंगे. यहाँ लिख देते हैं आ बनाएंगे. तो हमारा क्या बनेगा?
हिमालय बनेगा। इतना क्लियर। इसी तरह से हमारा बनेगा विद्यालय, इसी तरह से हमारा बनेगा रमेश, इसी तरह से बनेगा महेश, इसी तरह से बनेगा राजर्षि, इसी तरह से बनेगा हमारा वागीश, इस तरह से हमारा बनेगा। हिमालय के बाद विद्यालय लेते हैं। विद्यालय क्या कहता है कि इसको तोड़ दीजिए, विग्रह करिए इसका। विद्याधन आलय, आलय माने होता है घर, विद्या माने जो हम लोग पढ़ते हैं, तो विद्या का घर माने जहाँ विद्या दी जाती हो। तो कहाँ दी जाती है? स्कूल में दी जाती है। दम से पेड़ निकालो, अब आ निकालो, फिर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ और आगे क्या बनाएंगे? विद्यालय बनाएंगे। इतना क्लियर। संधि की परिभाषा हम लोगों ने देख ली। परिभाषा आपको क्या मिली? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था संधि के प्रकार। तो हम लोगों ने देखा था कि संधि को हम 3 भागों में बांटते थे। पहला बना था स्वर संधि, दूसरी बनी थी व्यंजन संधि, और तीसरा बना था विसर्ग संधि। यही हम लोगों का बना था। बना क्या था? ये संधि के 3 भेद निकल के आए थे। ओके, इतना क्लियर है। संधि के कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन कौन था? पहला कौन सा था? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए, इसमें से हम एक एक को अगर डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को अगर पढ़ते चलेंगे तो हमको समझने में कितनी आसानी होगी। और आसानी इन द सेंस ये होगी कि हम संधि को पूरा समझ लेंगे। पहले हम लेते हैं किसको? स्वर संधि को। स्वर संधि को लेते हैं। सबका रिवाइज हो जाएगा आज। स्वर संधि क्या कहती है कि स्वरों के साथ स्वरों के मेल को, स्वरों के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि। स्वर, अभी आप लोग बेटा को सुनो या देखो, आपको दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? यही परिभाषा हम स्वर संधि की बताए थे उस समय जब हम पढ़ा रहे थे। ओके, तब हमने आपको क्या बताया था? नहीं लिखना नहीं, आपको केवल समझना है, आज लिखना नहीं है। ठीक, आप केवल जो मैंने पढ़ा दिया है उसी को हम रिवाइज करा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन न रहे कि सर ये संधि क्या होती है, वो संधि क्या होती है। तो स्वरों के साथ स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, मिल कौन रहा है? मिल कौन रहा है? स्वर मिल रहे हैं। ठीक, स्वर मिल रहे हैं और किससे मिल रहे हैं? स्वर से मिल रहे हैं। और बन क्या रही है? स्वर संधि बन रही है। मतलब होगा क्या? मिलेगा कौन? स्वर। जुड़ेगा कौन? स्वर। बनेगा कौन? स्वर। स्वर संधि में इतना क्लियर रखना कि जुड़ने वाला, मिलने वाला, बनने वाला सब स्वर ही होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण अभी देखा था विद्यालय, पुस्तकालय। हम देखते हैं उदाहरण पुस्तकालय। आप लोग परिभाषा याद रखिएगा अपने मन में। परिभाषा क्या कहती है कि स्वर के साथ स्वरों का अगर मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते
है। जैसे पुस्तकालय एक शब्द है, पुस्तकालय में आप ध्यान दीजिए, पहला शब्द है पुस्तक, पहला शब्द क्या है पुस्तक, दूसरा शब्द है आलय। ठीक, अब देखिए आलय का जो प्रथम शब्द है वो आ है, और पुस्तकालय का अंतिम जो पुस्तक का अंतिम शब्द है वो क है। क चूंकि व्यंजन है इसमें स्वर छिपा होता है। ये व्यंजन की परिभाषा होती है कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। तो अगर यहाँ क है तो यह फिक्स है, यह निश्चित है कि इसमें कहीं न कहीं स्वर छिपा होगा। उस स्वर को हम अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे तो अ और आ हमें मिलेंगे। और हमको ये पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अ और आ मिलके बेटा आ बनाते हैं। दीर्घ संधि यही करती है कि जब कोई छोटा स्वर अपने से बड़े स्वर से मिलता है तो वह दीर्घ का निर्माण करता है। दीर्घ माने होता है बड़ा। ये हमने आपको जब संधि पढ़ाई थी तो हमने आपको ये सब चीजें आपको बताई थी। दीर्घ माने होता है बड़ा। तो अब देखिए यहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है और बन रही है स्वर संधि। इसी प्रकार बेटा आपका हिमालय होगा, आपका विद्यालय होगा, जितने भी स्वर संधि आपकी होंगी उसमें स्वरों का स्वरों से मेल होगा। ओके, इतना क्लियर? ठीक, आगे दूसरा हम देखते हैं बेटा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहती है? स्वर संधि इसके पहले क्या कह रही थी कि वहां कौन कौन मिलेगा? केवल और केवल स्वर को वहां परमिशन है, किसी और भी वर्ड को लेटर को परमिशन नहीं है। जो भी परमिशन होगा वो किसको होगा? केवल स्वर के वर्णों को होगा। लेकिन व्यंजन संधि क्या कहती है कि जुड़ने वाला यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो इसके साथ स्वर जुड़े तो भी व्यंजन संधि बनेगी। ठीक, और इस व्यंजन के साथ यदि व्यंजन जुड़ जाए बेटा तो भी आपकी व्यंजन संधि ही बनेगी। ठीक, अब देखो कितना आसान चीज है। स्वर संधि में क्या था? केवल स्वर जुड़ रहे थे। व्यंजन संधि में उसी को बढ़ा दीजिए। जैसे आप अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि स्वर के भी साथ बनेगी और व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तो भी व्यंजन संधि बनेगी। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा तो भी व्यंजन संधि बनेगी। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हमने आपको बताई थी, क्या बन जाएगा कि व्यंजनों के साथ यदि स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि बेटा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि व्यंजनों के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो जाए तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया जगदीश, जगदीश मैंने बताया था, इसका मैंने क्या बताया था? जगत धन ईश। इसका मैंने बताया था जगत धन ईश, जगत धन ईश। देखो बेटा अब परिभाषा याद करो, व्यंजन के साथ व्यंजन। देखो ये व्यंजन है तो व्यंजन है, इसमें बाहर निकालो तो अपने आप व्यंजन है कि हलंत लगा है। हलंत लगने का मतलब है कि व्यंजन अपने आप में व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर अब नहीं लगा है। तो व्यंजन के साथ स्वर, देखो ई सामने जुड़ने वाला अक्षर ये ई मिल रहा है, तो जब हमको ये मिलेगा तो क्या बनेगा? जगदीश बनेगा। व्यंजन संधि यही कहती है कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिले अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तो हमारी जो संधि बनेगी वो बनेगी व्यंजन संधि। इसी तरह बेटा विसर्ग संधि है। इसी तरह आपकी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक,
विसर्ग संधि का ये निशान हमने आपको बताया था, आपको याद होगा। विसर्ग संधि क्या कहती है कि यदि विसर्ग के साथ चाहे स्वर जुड़े, चाहे व्यंजन जुड़े, या खुद स्वयं विसर्ग ही जुड़े, तो जो संधि बनेगी वो क्या कही जाएगी? विसर्ग संधि कही जाएगी। परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आने पर इस विसर्ग में, इसी देखो अब चेंजिंग कहाँ होगी? इसी विसर्ग में ही होगी। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन, यदि कोई शब्द जिस पर विसर्ग लगा हो उसके साथ स्वर या व्यंजन जुड़ेंगे तो विसर्ग के बाद जो परिवर्तन होगा, विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे हम लेते हैं निष्कपट, एक शब्द आता है बेटा निष्कपट, ध्यान से आप लोग समझिए। निष्कपट, आप जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा निह धन कपट, दोनों विसर्ग यहाँ लगेंगे, निह धन कपट। परिभाषा हमने क्या बताई थी कि यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो, अब देखो विसर्ग के साथ व्यंजन आ गया तो परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, तो विसर्ग के साथ व्यंजन आया है, परिवर्तन विसर्ग में हुआ है, ओके, हुआ है तो क्या बना है? स बना है, आधा स बना है, तो इसी परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ देखिए आप विसर्ग गायब हो गया टोटल, इतना क्लियर हो जाना चाहिए जैसे जहां तक मुझे लगता है। दूसरा लेते हैं पुनः जन्म, पुनर्जन्म जिसे आप कहते हैं, मतलब जिसका दोबारा जन्म हो, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। पुनर्जन्म, ठीक, इसको आप तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा पुनः जन्म, ठीक। हमारा बनेगा प्रकार पुनः और जन्म। अब आप लोग अपने व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखिए। अब जब अपने व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि विसर्ग के बाद जो शब्द जुड़ रहा है वो फिर से क्या जुड़ रहा है? व्यंजन ही जुड़ रहा है। और जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन जुड़ते हैं तो विकार माने परिवर्तन कहाँ होगा? इसी विसर्ग के आसपास होगा। तो देखो विसर्ग के आसपास जो परिवर्तन हुआ वो रम बन गया, रेप वाले रम बन गया, उड़नतवा रम जिसे आप कहते हैं उसमें बन गया, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? पुनर्जन्म। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने संधि ऐसे ही यही पढ़ी थी कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक, उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर दे। क्या कहा था कि ऐसे शब्दांश, ऐसे गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे या शब्द के अर्थ को, शब्द के अर्थ को बदल दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो अब उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे
ऐसे शब्दांश माने शब्दों के ऐसे अंश जो किसी शब्द के पहले लग जाएं, मतलब शब्द के पहले जुड़ जाएं और शब्द के अर्थ को पूरी तरह बदल देंगे तो उन्हें उपसर्ग कहेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि उप माने होता है बेटा समीप या पास में। ये मैंने आपको जब उपसर्ग पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि उप माने होता है समीप या पास में या नजदीक। ओके, ये चीजें बेटा मैंने आपको बताई थी। अब इसके उदाहरण पे अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, जैसे एक शब्द हम लेते हैं बेटा अज्ञान। ठीक, अज्ञान अगर हम लेंगे तो हम क्या देखें, अज्ञान में एक शब्द हमारा है ज्ञान। ठीक, एक शब्द हमारा है ज्ञान। ज्ञान परिभाषा कहती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाए। तो लीजिए भैया, शब्दांश हमारा अ हो गया, जुड़ गया, क्या बनेगा, अज्ञान बनेगा। अब देखिए अज्ञान का, ज्ञान का अलग अर्थ है और अज्ञान का अलग अर्थ है। ज्ञान का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो या जिसको सब कुछ पता हो, वो ज्ञानी या ज्ञान का मतलब आप जो जानते हो वही ज्ञान है। अज्ञान क्या है, आप जिसके बारे में न जानते वही अज्ञान है। नीति, एक शब्द हमारा है नीति, इसमें अ जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, अनीति। बात समझ में आ गई। हमारा जो अगला शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से अनीति बनेगा। ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक, यही हम लोग पढ़ाया, अनीति बनेगा। इसी तरह और उपसर्ग अ प्लस नीति, अ के साथ नीति जुड़ा है। नीति माने होता है आपके नियम, अनीति माने जो बिना नियम का हो। तो यही उपसर्ग बेटा हमने आपको पढ़ाया था और बाकी के उपसर्ग आपके किताब में दिए हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और जहां दिक्कत होगी आप हमसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक संधि देखी, हम लोगों ने अभी तक प्रत्यय देखा। अब थोड़ा सा बेटा हम देखेंगे, एक बार उपसर्ग देख लिया, अब प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। जैसे उपसर्ग था वैसे ही प्रत्यय था। प्रत्यय क्या कहा रहा था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग जाएं और उसके अर्थ को बदल दें। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। अर्थ को बदल दे। ठीक, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस अर्थ को बदल दे, उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ओके, इतना क्लियर। अब जैसे हम देखते हैं, अब हमारा मान लीजिए एक शब्द बन जाए जिसे हम वाला प्रत्यय जोड़ते हैं, वाला। तो अगर इसको हम जोड़ दें रिक्शा के साथ तो हमारा बन जाएगा रिक्शा वाला। ये वाला प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं रिक्शा के साथ तो हमारा बनेगा रिक्शा वाला। ठीक, इतना सबको क्लियर। अब बताओ बेटा कि आप लोगों को एक
उदाहरण प्रत्यय से हम और देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए हमारा मिल जाए आई। अगर हम मीठा शब्द में आई जोड़ते हैं तो हमारी बनती है मिठाई। इतना क्लियर सबको? अब बेटा अब हमको लगता है कि आप लोग संधि प्रत्यय उपसर्ग एकदम समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसको जहां दिक्कत हो बेटा तुरंत बताओ क्या दिक्कत किसको कहां आई है।